चैप्टर 1 फ्लैशबैक। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा विला था। वो विला देखने में बहुत सुंदर था। संगमरमर से बना वो आलीशान विला रात में बहुत अच्छा चमक रहा था। बाहर से जितना आलीशान दिख रहा था, अंदर से उतना ही शानदार था। विला के अंदर पुराने से पुराना प्राचीन शिल्प रखा हुआ था और शोपीस थे। मेन हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी झूमर टंगी हुई थी। उसी विला के अंदर एक अंधेरे कमरे में कोई बैठा प्रोजेक्टर में कुछ फोटो या वीडियो देख रहा था। उस शख्स की आंखों से आंसू गिर रहे थे। प्रोजेक्टर की लाइट में उसके चेहरे को देखा जा सकता था। वो आदमी दिखने में बहुत ही हैंडसम था। नीली आंखें, परफेक्ट नाक, कुल मिलाकर वह लड़का बहुत ही आकर्षक था, जैसे कामदेव बैठे हों। पर वह आदमी इस वक्त तड़प रहा था, अपनी उन गलतियों के लिए जो अब माफी लायक नहीं रह गई थी, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने इतना गलत किया था, वह इंसान अब इस दुनिया में नहीं थी। वह तो उसे कब का छोड़कर चली गई थी, पर वह माफी मांगता भी तो कैसे? उसने खुद के ही हाथों अपनी बीवी की जान ली थी, और अब उसे सच्चाई का पता चला तो अब कुछ नहीं कर सकता। आदमी की आंखों में पानी भर गया था। वह अपनी धुंधली यादों में चला गया, जहां उसे दो हरी आंखें नजर आ रही थीं, जो बहुत मासूमियत से उसे देख रही थीं और कुछ समझने की कोशिश कर रही थीं। एक बड़ी सी हवेली, जो बाहर से जितनी खंडहर दिख रही थी, अंदर से उतनी ही लग्जरियस थी। इस हवेली के बेसमेंट में एक मासूम सी दिखने वाली लड़की को जंजीरों से बांधा गया था। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी उम्र यही कोई 19-20 साल की लग रही थी। उस लड़की की बड़ी बड़ी पलकें बंद थीं। वह दिखने में दुबली पतली थी, जैसे उसे कई दिनों से खाना न मिला हो, फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी कमर तक आते लंबे घने बाल, हरी आंखें, और उन आंखों में भरपूर मासूमियत थी। देखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इस लड़की का नाम नेहा वर्मा था, जो अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। जितनी खूबसूरत वह दिखती थी, पढ़ाई में उससे भी बेहतर थी। आप उसे ब्यूटी विद ब्रेन कह सकते हैं। नेहा को धीरे धीरे होश आ रहा था। तभी उसे पैरों की टक टक की आवाज आने लगी, जैसे कोई इस बेसमेंट की तरफ आ रहा हो। तभी गेट खोलने की आवाज आई। उसने देखा, एक आदमी, जो यही कोई 27-28 साल का होगा, उसके सामने आया। उसके पीछे एक लड़की भी थी, जो लगभग 26-27 साल की लग रही थी। यह आदमी और कोई नहीं, नेहा का पति था, वैराग्य सिंह शेखावत। दिखने में वह किसी के रोल मॉडल से कम नहीं था। उसकी नीली आंखें, परफेक्ट नाक और परफेक्ट फेशियल फीचर्स किसी को भी अपना दीवाना बना सकते थे। वह एशिया के नंबर 1 बिजनेस टायकून और माफिया किंग भी है। इन्होंने नेहा से शादी अपने दादाजी के दबाव में की थी। वह नेहा से नफरत करते हैं और उनके पीछे जो लड़की आ रही थी, वह और कोई नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड सनाया रस्तोगी है। वैराग्य सनाया को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ किसी भूतनी से कम नहीं है। फिर भी देखने में वह ठीक ठाक है और एक मॉडल भी है, जो वैराग्य के बदौलत है। उसे वैराग्य से प्यार नहीं है, वह तो बस वैराग्य के पैसों के चलते उसके साथ रह रही है। फिर से कमरे का दरवाजा खुला और वैराग्य के 2 बॉडीगार्ड अंदर आए। वैराग्य ने कहा, होश में लाओ इसे। उसके बॉडीगार्ड्स ने नेहा के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे नेहा अचानक उठ गई। उसने सामने देखा तो उसका पति और उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी।
उसका पति सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे जाकर उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह बैठ गई और गले लग गई, जैसे उसे नेहा से बहुत डर लग रहा हो। वैराग्य ने भी उसे गले लगा लिया। नेहा को ये देखकर अपने अंदर कुछ टूटा सा महसूस हो रहा था। वह अपने भरी आंखों से उन दोनों को देख रही थी। वैराग्य, तुम्हें क्या लगा था, नेहा? तुम मेरी शनाया को मारने की कोशिश करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और वह नेहा को घूरते हुए देख रहा था। नेहा को उसकी आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई दे रही थी। नेहा, मेरा यकीन करो, वैराग्य। मैंने शनाया को मारने की कोशिश नहीं की। वह तो शनाया ने मुझे खुद इस जगह पर बुलाया था। मेरी बातों का यकीन करो, नेहा रोते हुए बोली। बोलते हुए नेहा फ्लैशबैक में चली गई, जहां उसे शनाया ने एक गोदाम में बुलाया था। रोज की तरह नेहा कॉलेज से अपने घर आकर फ्रेश होकर डिनर प्रिपरेशन कर रही थी। उसके ससुराल में उसे सब प्यार करते थे, वैराग्य को छोड़कर, क्योंकि वैराग्य शनाया के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह अपने परिवार से भी अब कटा कटा रहने लग गया था, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे शनाया से शादी करने के लिए मना कर दिया था। वैराग्य के परिवार में अब बस उसके दादाजी और उसके भाई बहन रहते थे, क्योंकि उसके माता पिता का उसकी शादी के कुछ हफ्ते बाद ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से ही वैराग्य नेहा से और नफरत करने लग गया था, क्योंकि शनाया ने उसके मन में ये भर दिया था कि नेहा ने तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट करवाया है और नेहा एक गोल्ड डिगर और लालची लड़की है। उसने तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ किया। और शनाया ने ऐसे सबूत बनाए थे जिसमें नेहा गलत दिखाई दे रही थी, पर यह सच नहीं था। यह आधा सच था। यह आपको आगे पता चलेगा। नेहा डिनर प्रिपरेशन कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करना शुरू हुआ। उसने देखा कि उसे सनाया कॉल कर रही है। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने कॉल पिक कर लिया। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने सास ससुर की मौत कैसे हुई यह जानना है, तो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। चुपचाप आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वह भी बाकी का खाना शेफ को बनाने के लिए बोलकर पूरी हड़बड़ी में घर से निकल गई। किसी को बिना बोले, क्योंकि उसे भी उनकी मौत कैसे हुई यह जानना था। जब वह उससे लोकेशन में पहुंची, तो उसने देखा वहां पर शनाया एक चेयर पर बैठी हुई है और उसके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे गुंडे टाइप दिखने वाले आदमी खड़े थे, जैसे शनाया उन्हें कुछ ऑर्डर दे रही हो। तभी शनाया ने नेहा को देख लिया। नेहा शनाया के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? तो शनाया बोली, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो असली गेम शुरू होगा। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शनाया क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तब शनाया बोली, तुम्हें पता है वैराग्य के मम्मी पापा को किसने मारा? तो नेहा उसे अचंभे से देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। चट्टू नेहा को टॉर्चर करना। अचानक से शनाया पागलों की तरह हंसने लग गई और बोली, मैंने मारा है वैराग्य के माता पिता को। तो नेहा अवाक रह गई। नेहा ने कहा, पर तुम तो वैराग्य से प्यार करती हो, तो तुमने उसके माता पिता को क्यों मारा? तो शनाया बोली, प्यार, यह प्यार क्या होता है? मैं मेरा वैराग्य से प्यार नहीं करती हूँ, मुझे बस उसकी प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।
नेहा को भी अब गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि वह भी वैराग्य के माता पिता को अपना माता पिता मानती थी। वैराग्य के माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी की तरह, इसलिए नेहा की आंखों में अब आंसू भी देखे जा सकते थे। तभी अचानक से उन सारे गुंडों ने शनाया को इस चेयर से बांध दिया और उसके कपड़ों की स्लीव्स भी फाड़ दे और उसे थप्पड़ मारने लगे और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उसका रेप करने की कोशिश कर रहे। नेहा उन्हें रोकना जा रही थी, तब तक दो गुंडों ने नेहा को पकड़ लिया और शनाया के पास जाने से रोक लिया। वह कुछ समझती तब तक गोदाम के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी। फिर उसने देखा वैराग्य दौड़ता हुआ अंदर आ रहा था और उसके बॉडीगार्ड्स भी आ रहे थे। वैराग्य को आता देख उन दोनों गुंडों ने नेहा को छोड़ दिया और जो गुंडे शनाया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने भी शनाया को छोड़ दिया और सारे गुंडे नेहा के सामने आकर झुककर खड़े हो गए, जैसे नेहा उनकी मलकिन हो, और बोलने लगे, अपने जैसा कहा था हमने इस लड़की को उठा लिया और अब इसके साथ हम जबरदस्ती करेंगे। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वैराग्य अंदर आता हुआ उन गुंडों की बातें सुन लेता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, उनमें आज देख रहा था और नेहा उनमें अपने लिए बेताशा नफरत देख सकती थी। नेहा वैराग्य के सामने कुछ बोलने के लिए जा ही रही थी कि वैराग ने उसे इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि वह वहीं पर गिर गई। वैराग बोला, तुम मुझे पाने के लिए शनाया के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हें लड़की होकर एक लड़की के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तब तक वैराग्य के बॉडीगार्ड्स ने भी उन सारे गुंडों को पकड़ लिया था और वैराग्य सीधा जाकर शनाया के रस्सियाँ खोलने लगा और रस्सियाँ खोलते ही शनाया ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वह बहुत डरी हुई हो। वैराग्य ने भी उसे अपनी बाहों में समा लिया और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। जाते जाते नेहा को अपने गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए अपने बॉडीगार्ड से बोला, इसे हल में ले जाओ, इसकी खातिरदारी में वही करूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शनाया के साथ ऐसा करने की और बाहर की तरफ चला गया। शनाया ने भी अपनी कर नजरों से नेहा को देखा और एक कनिंग स्माइल दी और वैराग्य के साथ चली गई। अब नेहा को समझ आया कि शनाया ऐसा क्यों कर रही थी। नेहा ये सारी घटना याद कर ही रही थी कि अचानक उसे अपने गाल पर बहुत तेज दर्द हुआ और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई। फ्लैशबैक एंड वह सामने देखती है जहां एक बॉडीगार्ड ने उसे थप्पड़ मारा था, तो वही वैराग्य उसे अपने गुस्से से लाल जलती आंखों से देख रहा था और शनाया भी वैराग्य के गले लगकर तिरछी निगाहों से नेहा को ही देख रही थी। जहां उससे वैराग्य की आंखों अपने लिए बेतहाशा नफरत दिख रही थी, वही शनाया के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। वैराग्य, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे माँ बाप को मार दोगी? मुझे पता नहीं चलेगा और मेरी शनाया को भी तुम मुझसे छीनना चाहती हो? तुम जैसे घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें क्या लगा तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लेगी? पहले तो मुझे लगा तुम मासूम होगी, पर तुम इतनी गिरी हुई हो मुझे पता नहीं था। वह तो अच्छा हो मेरी शनाया का जो उसने मुझे बताया कि कैसे तुमने गोदाम में अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट किया कि तुमने मेरे माँ पापा का एक्सीडेंट करवा कर मरवाया है और उसके बाद तुम मुझे भी मार के अपने आशिक के साथ पूरी प्रॉपर्टी में ऐश करोगी। पर तुम ये भूल गई कि मैं कौन हूँ। वैसे भी 1 महीने से अच्छी खातिरदारी हो रही होगी यहाँ पे। और तिरछा मुस्कुराने लगा, तो वही नेहा अपने नम आंखों से वैराग्य को देख रही थी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, जिस दिन वैराग्य शनाया को गोदाम मिला था उसे दिन से नेहा को हेल में थी और वैराग जाकर उसे पर अपना गुस्सा निकालता, उसे बहुत टॉर्चर करता था और उसके साथ शनाया भी आ जाती थी।
ताकि वह भी अपनी आंखों से नेहा को तड़प तड़प कर मारता हुआ देख सके। वैराग्य ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि अब नेहा करने की हालत में आ गई थी। नेहा रोते हुए अपनी बात कहती है, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा, मैं तो खुद उन्हें अपना माता पिता मानती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगी। शनाया तुमसे झूठ बोल रही है। मेरी बातों पर यकीन करो। वह तुमसे प्यार नहीं करती है, वह तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ है, मेरी बातों पर यकीन करो। ये सुनते ही वैराग्य की आंखों में ज्वाला दहक उठी और वह मन में सोचने लगा, जो लड़की खुद मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई है वह कैसे बोल सकती है कि शनाया मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बॉडीगार्ड को बोल नेहा के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने भी वैराग्य की बात सुनकर नेहा के ऊपर घोड़े बरसाने शुरू कर दिए। क्योंकि वैराग्य उनका बॉस था, वह मन नहीं कर सकता था, पर नेहा की हालत देख उसे भी अब अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वह सभी बॉडीगार्ड शनाया को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह कैसी लड़की है, पर उसके बूस तो उसके प्यार में पूरे अंधे हैं कि कुछ सुनाई नहीं देता उन्हें। नेहा तो छू तक नहीं करती, क्योंकि इन एक महीना में उसे इतना टॉर्चर किया गया था कि अब तो उसे दर्द भी नहीं होता था। नेहा को मार पड़ते देख शनाया को बहुत खुशी हुई और वह डरने की एक्टिंग करके वैराग्य के गले लग गई। अरे वैराग्य को सच में लगा कि कहीं शनाया डर तो नहीं गई, इसलिए उसने शनाया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने होठों को शनाया के होठों से जोड़ लिया और उसे किस करने लगा ताकि शनाया डरे न और उसका उधर से ध्यान भी हट जाए। और यह मंजर देखकर नेहा को तो ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिन निकाल लिया हो। उसे इतनी कोड़े खाने के बाद जो दर्द का एहसास नहीं हुआ था। यह मंजर देख के उसका दिल दर्द कर रहा था और शनाया भी नेहा को और दर्द में तड़पता हुआ देखने के लिए अपने दोनों हाथों को वैराग्य के गार्डन में लपेटकर वह भी बैक किस करने लगी और तिरछी निगाहों से नेहा को देखने लगी। वैराग्य एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी था, तो उसकी एक आदत थी कि वह जिससे भी मरता था उसके दिल को निकालकर अपने पास प्रिजर्व करके रखता था। वैराग्य किस करना रोककर नेहा की तरफ देखा है और बोलता है, चलो आज मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद करता हूं। पर दर्दनाक तरीके से उसने अपने बॉडीगार्ड से एक धारदार खंजर लाने को कहा और उसने शनाया को उस रूम से बाहर भेज दिया ताकि वह यह मंजर देखकर डरे ना। शनाया तो यहाँ रुकना चाहती थी ताकि वह नेहा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सके, पर उसे वैराग्य के सामने मासूम होने का दिखावा भी करना था, इसीलिए वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। फिर उसका बॉडीगार्ड एक खंजर लाकर वैराग्य के हाथों में दे दिया और वैराग चलता हुआ नेहा के पास आया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर जोर से खींचा। नेहा को अपने बालों पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। नेहा नम आंखों से वैराग्य को देखने लगी और बोली, तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। वैराग्य को पता नहीं क्यों आज बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा जैसा कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा हो, पर उसने इस बात को साइड में रख दिया और नेहा को देखकर तिरछा मुस्कानता हुआ बोला, वैराग्य सिंह शेखावत उर्फ किंग किसी चीज के लिए नहीं पछताता है, और उसे खंजर को लेकर नेहा के सीने में घुसा दिया और चिरकर नेहा के दिल को निकल लिया। नेहा के सांसें थम चुकी थी, पर उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए वैराग्य को देख रही थी। वैराग्य को पता नहीं क्यों उसकी यह मुस्कान देखकर अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा, पर उसे सब चीज को साइड में रखकर उसका दिल निकालकर वहां से बाहर निकल गया। बाय बाय। आगे जानने के लिए बने रहे मेरी कहानी पर।
चैप्टर 3 धोखा पछतावा। अब आगे। वो जो पहले मैंने फ्लैशबैक दिखाई थी वो नेहा का था। अब मैं मेल लीड का फ्लैशबैक एंड करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वह अंधेरे में बैठा आदमी अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसका फोन रिंग होने लगा। वो अपने ख्यालों से निकलकर फोन की तरफ देखता है तो उसमें जान नेम फ्लैश हो रहा था। ये नाम देख के उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उन आंखों में गिल्ट देखा और पछतावा देखा जा सकता था। उस आदमी ने कॉल पिक किया तो उधर से शहद से भी मीठी आवाज आई तो उसके हाथों की मुट्ठी काश गई। उधर से किसी लड़की की आवाज आई जो उसे घर आने को कह रही थी। उस आदमी ने बस उसकी बात सुनी और कॉल कट कर दिया। ये आदमी और कोई नहीं, नेहा का एक्स हस्बैंड वैराग्य सिंह शेखावत था और अभी जो लकड़ी इसको कॉल की थी वो इसकी गर्लफ्रेंड सनाया थी जिसे वैराग्य ने हाल ही में शादी की थी, जो अब उसकी वाइफ थी। उसे याद आने लगा उसने कैसे वो मीटिंग के लिए बार के एक प्राइवेट रूम में मीटिंग करके बार से निकल ही रहा था कि उसे लगा कि उसने अपनी वाइफ सनाया को देखा। तो उसने उसका पीछा किया ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। उसने देखा सनाया अपने प्राइवेट रूम के अंदर गई, जो उसका हमेशा से बुक रहता है। वो ये देख के मुस्कुराया और जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़कर अंदर जाने को हुआ, अंदर की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुना अंदर से सनाया और एक आदमी की आवाज आ रही है और वो लोग उसकी एक्स वाइफ की बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने उससे वैराग्य के माता पिता को मारा और सारा दोष नेहा के ऊपर डाल दिया था और कैसे नेहा को गोदाम में बुलाकर उसे फंसाया था और वैराग्य के हाथों ही उसकी जान ले ली। वो ये सब सुन सदमे में ही था कि कुछ देर में उसे अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तो उसने हल्का सा डोर ओपन किया तो सामने का नजारा देखकर वो अभी नेहा को मारने वाली बात सुन के सदमे में था वो और सदमे में चला गया, क्योंकि वह उसकी वाइफ सनाया किसी अनजान इंसान के साथ हमबिस्तर हो रही थी। सनाया का चेहरा दिख रहा था पर उस इंसान का चेहरा वैराग्य को नहीं दिख रहा था। उसे खुद से घिन आ रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि जब भी वो सनाया के हमबिस्तर होता था तो उसे अजीब क्यों लगता था और वो अपनी वाइफ को जलाने के लिए उसके सामने उसे किस करता था। अब उसे एहसास हो रहा था कि नेहा को कैसा महसूस हो रहा होता होगा जब वो उसके सामने ही सनाया से क्लोज जाता था। उसे अभी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुद को खत्म कर ले। वह वहां से जल्दी निकलकर बार से बाहर निकल गया और अपने प्राइवेट विला में आ गया जिसका पता किसी को नहीं था। वह एक दोस्त छोड़कर जो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, पर शनाया के चक्कर में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से दोस्ती तोड़ दी थी। वैराग्य जिस सोफे पर बैठा था उसी के सामने एक कांच के टेबल के ऊपर एक कांच का बॉक्स रखा था। उसके अंदर एक इंसानी दिल रखा गया था। ये दिल और किसी का वैराग्य की एक्स वाइफ नेहा कहा था, जो वैराग्य से बहुत प्यार करती थी, पर वैराग्य ने उसके प्यार की कभी कदर नहीं की। वैराग्य आंसू भरी आंखों से उसे कांच के बॉक्स को उठना है और अपने सीन से लगा लेता है। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसा उसने नेहा को अपने सीने से लगाया है, पर अब उसे भी पता था कि नेहा उससे बहुत दूर चली गई है, जो अब उसके पास आना नामुमकिन था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वैराग्य बोला, मुझे माफ कर देना वाइफी, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे धोखेबाज की बातों पर यकीन किया। तुमने सच कहा था, मैं पछताऊंगा और अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। वाइफी प्लीज मुझे माफ कर देना, अपने हब्बी को माफ कर देना, बोलकर फफक कर रोने लगा
और फिर से बोला, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और अपने आप को भी सजा दूंगा, क्योंकि डोक तो मैंने तुम्हें दिया था। उसकी आंखों में अभी किसी को मार देने की चाह दिख रही थी। वह खुद से बात कर ही रहा था, उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। उसने देखा फिर से शनाया का कॉल आ रहा था। ये देखकर उसके हाथों की मुट्ठियां कांप गई। उसने उसे कांच के बॉक्स को एक अच्छी जगह रखकर अपना फोन लेकर अपने प्राइवेट विलेज से निकल गया और अपनी गाड़ी से फुल स्पीड में अपने घर के ओर मोड़ दिया, क्योंकि वह उस बार से निकलने के बाद अपने प्राइवेट विला में आ गया था और 2 दिन से घर नहीं गया था, क्योंकि वह इतना सदमे में था कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने एक मासूम की जान ले ली जो उससे बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद वैराग्य की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के आगे आके रुकी। उस मेंशन के नेम प्लेट में शेखावत मेंशन लिखा हुआ था। जो रात में बहुत जगमगा रहा था, उससे मेंशन का बड़ा सा गेट ओपन हुआ और वैराग्य को अंदर लेके चला गया। अंदर जाने टाइम लेफ्ट साइड बड़ा का गार्डन था और जैसा अगर अलग प्रकार के फूल लगाए गए थे। वैराग्य गाड़ी को ले जाके पार्किंग में रख दिया और घर के अंदर इंटर करता है तो अंदर का नजारा देख के उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो आखिर क्या देखा वैराग्य ने ऐसा कि उसके तन बदन में आग लग जिन? क्या वैराग्य अस अनजान इंसान को ढूंढ पाएगा या नहीं, और सब कुछ जानने के बाद भी सनाया को कुछ करेगा कि नहीं? जानने के लिए मेरे साथ बने रहे इस कहानी में। चफोर दर्दनाक मौत रिबीट। अब आगे। वैराग्य ने सामने देखा तो वहां कियारा किसी रानी की तरह सोफे पर बैठी थी और उसके भाई बहन को किसी नौकर की तरह ट्रीट कर रही थी। दादाजी इस वक्त हाल में नहीं थे, क्योंकि नेहा के जाने के बाद से अक्सर ही बीमार रहते थे और उन्हें सनाया बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि वह पहले से ही समझ चुके थे कि सनाया एक लालची किस्म की लड़की है, इसलिए ही उन्होंने वैराग्य की शादी नेहा से करवाई थी। उन्हें लगा था नेहा से शादी होने के बाद वैराग्य सुधर जाएगा, पर वैराग्य नहीं सुधरा। उसकी आंखों पर तो शनाया की अच्छाई की पट्टी बांधे हुए थे। वैराग्य को आता देख शनाया ने तुरंत किसी गिरगिट की तरह तुरंत अपना रंग बदल दिया और उसके भाई बहन को बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगी, ताकि वैराग्य को शक ना होगी शनाया उसके भाई बहन के साथ नौकरों की तरह ट्रीट करती है। वैराग्य जैसे ही हाल में आता है, शनाया उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है, पर वैराग्य ने सनाया को गले नहीं लगाया था और सुनाया ने भी उतना नोटिस नहीं किया था। शनाया बोली, बेबी तुम घर आ गए और 2 दिन से कहाँ थे, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। पर शनाया ने वैराग्य की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखी, क्योंकि उसने उसकी आंखों की तरफ अपना नोटिस नहीं किया। अगर कोई अभी वैराग्य की आंखों में देखता तो साफ बता सकता था कि वह शनाया से कितने नफरत करता है। वैराग्य ने अपनी नजरें उससे हटाकर अपने भाई बहनों की तरफ को कर दी। वैराग्य के भाई बहन जो इतनी देर से अपने भाई और शनाया का ड्रामा देख रहे थे, वैराग्य की नज़र अपनी तरफ देख उन्होंने वैराग्य से अपनी नजरें फेर ली। फिर वैराग्य ने शनाया को अपने से दूर झटका और रूखे स्वर में बोला, मैं थक गया हूं और फ्रेश होने जा रहा हूं। शनाया को पहले तो अजीब लगा, क्योंकि वैराग्य कभी भी शनाया को ऐसे अपने से दूर नहीं करता था, पर बाद में शनाया ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उससे लगा वैराग्य सच में बहुत थक गया होगा, पर उसे कहाँ पता था उसका यह मासूम चेहरे के पीछे का असली चेहरा देख चुका है।
जो शायद आगे चलकर उसके लिए और उसे अनजान आदमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो। बैराज अपने भाई बहनों से बात करना चाह रहा था पर उनका उसे ऐसा मुंह मोड़ना उसे बहुत बुरा लगा। पर वह कुछ नहीं कर सकता था। नेहा के जाने के बाद से उसके दादाजी ने और उसके भाई बहनों ने उसे मुंह मोड़ लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहना सही समझा और लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट में घुसकर वैराग्य ने थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस करके अपनी रूम की तरफ चला गया। अपने रूम में पहला कदम रखते ही आज वैराग को एक अजीब सा दर्द अपने दिल में महसूस हुआ। रूम दिखने में बहुत बड़ी थी। एक बड़ा सकिंग साइज बेड, लेफ्ट साइड सोफा रखा हुआ था, एक बड़ी की वॉक इन क्लोजेट, कुल मिलाकर रूम बहुत सुंदर था। वैराग्य अपने रूम को देखने में खोया हुआ हाई था कि तभी उसने देखा उसका फोन रिंग कर है। उसने देखा यूज अंडरवर्ल्ड का राइट हैंड का कॉल रहा है जो उसका हर लेकर कम देखता था। वैराग्य कॉल पिक कर अपनी कठोर आवाज में हेलो बोलता है तो उधर के रॉकी वैराग्य का राइट हैंड बोला, बॉस आपने जो इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए कहा था मैंने निकल लिया है। मैंने आपको मेल कर दिया है, आप देख लीजिए। और मैंने उससे उठा लिया है। वैराग्य उसे और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और कॉल कट कर देता है। वैराग्य जल्दी से इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है और जैसा जैसा पढ़ता है उसका ऑरा उतना भयानक हो रहा था। फिर अचानक ही कुछ सोच के डेविल स्माइल करने लगता है और फ्रेश होने चला जाता है। फिर नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर डिनर टेबल में जाकर अपने चेयर में बैठ जाता है। वो देखा है कि उसके भाई बहन यहाँ नहीं है। सनाया देखती है कि वैराग्य अपने भाई बहन को खोज रहा है तो वो झूठ बोल देती है को उन दोनों ने डिनर कर लिया है, पर असल में तो वो उन्हें खाने होनी देती थी। जो बच्चा कूचा होता था वो देती थी। वैराग्य का भी अभी सारी सच्चाई पता चल गई थी कि सनाया कैसे उसके भाई बहन को टॉर्चर करती है। वैराग्य सनाया को देख के मन में बोलता है बस आज का दिन जितना अच्छा से रहना है रह लो, कल पता नहीं तुम हो ना हो। और डेविल स्माइल करने लगता है जो सनाया नहीं देख पाती। डिनर करने के बाद दोनों रूम में चले जाते हैं। उससे पहले ही वैराग्य ने एक नौकर को बोलकर अपने भाई बहन के लिए और दादाजी के लिए डिनर भिजवा देता है। जब दोनों रूम में इंटर करते हैं तो सनाया वैराग्य को पीछे से गले लगा लेती है, उससे क्लोज होने की कोशिश करती है, पर वैराग्य उसे आपने से दूर जतक कर स्टडी रूम में चला जाता है। सनाया को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वैराग्य ऐसे में तो बस मौका खोजता था उसके करीब आने के लिए, और अब जब वो खुद उसके पास जा रही थी तो वो उसका यूं झटकना अजीब तो लगता है, पर वो इग्नोर करके सोने चली जाती है। अगली सुबह सनाया अभी मॉल शॉपिंग करने आई थी। वो शॉपिंग करके गाड़ी की तरफ जा ही रही थी कि कोई उसके मुंह पे कुहेच रखता है और बेहोश कर देता है और वहां से ले जाया है। एक खंडर जैसा महल के बेसमेंट में इस वक्त दो लोग बांधे हुए थे। उनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। इस लड़के की हालत बहुत खराब थी, ऐसा लग रहा था उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। लड़की अभी बेहोश थी। तभी कोई इस बेसमेंट में एंटर करता है और इस लड़की को होश में लाने को बोलता है। तो उस आदमी के बॉडीगार्ड इस लड़की के ऊपर एक बाल्टी पानी उड़ेल देता है जिससे वह लड़की हड़बड़ा के उठ जाती है, और जब सामने देखती है तो अपने साथ वाले लड़के को देख शक हो जाती है। ये लड़का और कोई नहीं इसका बॉयफ्रेंड साहिल था। वह लड़की देखी है कि उसके बॉयफ्रेंड को बहुत टॉर्चर किया गया था और ये लड़की और कोई नहीं सनाया थी।
शनाया और उसका बॉयफ्रेंड साहिल एक दूसरे को देख ही रहे थे क्योंकि उनके मुंह पट्टी बंधी हुई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उनके मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि उनका किडनैप किसने किया है। तभी शनाया, साहिल और वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उनके कानों में टक टक शूज की आवाज आ रही थी। यह आवाज सुनकर तो सभी बॉडीगार्डों की हवा टाइट हो गई थी। यार, किसी की नहीं, उनके बॉस के जूते की आवाज है। शनाया और साहिल तो उसे आदमी को देखकर एकदम डर ही गए थे क्योंकि उनके सामने इस वक्त और कोई नहीं, वैराग्य खड़ा था। वैराग्य को देखकर शनाया को लगता है वह उससे बचाने आया है। तभी वैराग अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो वह जाकर शनाया के मुंह से पट्टी हटा देता है। शनाया के मुंह से पट्टी हटते हैं। शनाया बोली, बेबी प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुम या मेरे लिए आए हो ना। और बहुत उम्मीद से वैराग्य को देखते हैं। वैराग्य के चेहरे पर इस वक्त सर्द भाव थे। उसे देखकर पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। अचानक ही वैराग्य जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वहां जितने भी लोग थे वह उसकी हंसी सुन डर गए। बॉडीगार्ड्स तो थर थर कांपने लग गए थे। वैराग्य अचानक अपनी हंसी रोककर शनाया से बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आऊंगा? शनाया ये सुनकर शॉक हो जाती है। मैं तो यहाँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद करने आया हूँ, और चिंता मत करना, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा यह आशिक भी जाएगा। और बोला, क्यों मेरे प्यारे दोस्त, जाओगे न अपनी मासूका के पीछे? अब आप सब सोच रहे होंगे कि वो साहिल को अपना प्यारा दोस्त क्यों कह रहा है। तो साहिल वैराग्य का दोस्त था। दोस्त तो सिर्फ वैराग्य मानता था, नहीं तो साहिल तो उसे बहुत नफरत करता था। उसे वैराग्य से बहुत जलन होती थी क्योंकि वैराग्य के पास इतनी अच्छी फैमिली, पैसा दौलत, ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल वाइफ भी मिली थी उसे नेहा के रूप में। इसी सब में साहिल को वैराग्य से बहुत जलन होती थी। वह वैराग्य से उसका सब कुछ छीना चाहता था जैसे उसने शनाया को से छीना था। वैराग्य अचानक से जाकर साहिल का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम दोनों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे तुम दोनों ने मेरे माँ बाप को मार और कैसे मेरी बीवी को भी फंसाया और मेरे ही हाथों मरवा दिया। ये सुनकर तो शनाया और साहिल थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि वैराग्य को सब सच पता चल जाएगा। शनाया बोली, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ वैराग्य, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वैराग्य बोलता है, प्यार वह भी तुमसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वह तो एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी और मेरा बस तुमसे अट्रैक्शन था, मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं हुआ था। और मैं अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि नेहा को जलाने के चक्कर में मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया था। मुझे भी लगा था तुम एक मासूम लड़की हो, तुम्हें एक चांस दूंगा हमारे रिश्ते के लिए, पर तुम तो एक धोखेबाज निकली। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी वाइफ को मार दिया जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। बोलते हुए वैराग्य का गला रूंध गया। शनाया और साहिल तो वैराग्य को इमोशनल होता हुआ देखकर शोक हो गए क्योंकि वैराग्य की आंखों में आंसू उन्होंने कभी नहीं देखा था बचपन से लेकर अब तक। वैराग्य बोला, बस बहुत हो गया, अब आए इन्हें इतनी टॉर्चर करो कि यही मर जाए मेरे सामने। यह ऑर्डर देके वैराग्य वहीं सोफे पर जाकर बैठ गया। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को टॉर्चर करने लगे। उससे बेसमेंट में उन दोनों की चीख है गूंजने लगी जो बहुत भयानक थी। एक पल के लिए रूम के बाहर खड़े रॉकी भी डर गया था जो अपने बॉस के साथ ही यहाँ आया था पर रूम के अंदर नहीं गया था। वैराग्य जितना उन दोनों की चीख है सुनता उसके दिल में उतनी ठंडक मिलती।
फिर वैराग्य सोफे से खड़ा होकर उन दोनों के पास जाता है और अपने पॉकेट से 2 इंजेक्शन निकाल के उनमें कुछ लिक्विड भरता है और साहिल और शनाया के गले में इंजेक्ट कर देता है। साहिल और शनाया की तो जान ही निकल रही थी, एक तो इतनी टॉर्चर, फिर ऊपर से अभी वैराग्य ने उन्हें ये कौन सी इंजेक्शन लगाए हैं उसका डर। सनाया हड़बड़ी में बोली, ये तुमने कौन सी इंजेक्शन लगाए हैं हमें? तो वैराग्य बोला, ज्यादा नहीं, इस इंजेक्शन से बस तुम लोगों के शरीर में छाले पड़ जाएंगे, तुम्हारे शरीर में इतना दर्द होगा कि तुम मरना पसंद करोगे, पर तुम मर भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा शरीर पैरालाइज हो जाए रहेगा। इतना बोलकर वह फिर से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलकर दोनों की रस्सियां खोलना बोलता है। बॉडीगार्ड भी उसके ऑर्डर फॉलो करके उनकी रस्सियां खोल देते हैं, दोनों को जमीन पर पटक देते हैं। कुछ ही मिनट में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इतने से भी वैराग्य का दिल नहीं भरा तो उसने अपनी गन निकाल कर दोनों के ऊपर लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ फायरिंग करता रहा। फिर वैराग्य बोला, क्लीन दिस मेस। इतना कहकर वैराग्य उस खंडहर से निकल गया और किसी को भी अपने पीछे आने से मना कर दिया। रॉकी भी अपने बॉस के पीछे जाना चाहता था लेकिन वैराग्य ने उसे अपने पीछे आने से मना कर दिया। बैग अपनी गाड़ी लेकर एक पहाड़ी में गया जिसके अंत में एक बहुत बड़ा खाई था। गाड़ी का अचानक ब्रेक करने से टायर रगड़ने की आवाज बहुत तेज आई। वैराग्य गाड़ी से निकाल पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गया और अचानक से जोर से चिल्लाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों के सामने इस वक्त नेहा का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था जिसकी आंखों में उसे हमेशा अपने लिए प्यार दिखाई देता था, पर मरते वक्त उसकी आंखों में उसके लिए कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसे खालीपन को वैराग्य के दिल में अचानक ही बहुत तेज दर्द होता है। वैराग्य अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा है और बोलना है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ वाइफी, मैं अब जी के क्या करूंगा, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, मॉम डैड भी मुझे छोड़कर चले गए, और रही बात दादाजी की तो वह मेरे भाई बहन उन्हें देख लेंगे। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हो जो तुम्हारी हूँ, जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाया। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारा साथ मिले। और अपना गन निकाल के अपने आप को शूट कर लेता है। बैरागी का शरीर बेजान हो के उसे खाई में गिर जाता है। चैप्टर 5 एक नई शुरुआत। एक आलीशान रूम में इस वक्त किंग साइज बेड में कोई सोया हुआ था और वो नींद में ही पैनिक कर रहा था। फिर अचानक से जोर से चिल्लाते हुए बेड से उठकर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता हेच तो वो कंफ्यूज हो जाया हेच कि वो इस वक्त कहाँ हेच यूज समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र शीशे पर जाती है तो खुद को देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है और वह खुद से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है? क्या मेरा रिबीर्थ हुआ है? और वह अपने हाथ पैर को देखने लगता है जो इस वक्त थोड़े छोटे छोटे थे। ये और कोई नहीं बल्कि वैराग्य था जो खुद को देख एक पल के लिए चौंक गया था, क्योंकि वह वैसा जब वह 10 साल का दिखता था वैसा दिख रहा था। ये वही पल था जब उसकी लाइफ में शनाया और शाहिल की एंट्री हुई थी। वैराग्य अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक से नेहा की याद आने लगी। वैराग्य बोला, अगर मेरा रिबीर्थ हुआ है इसका मतलब नेहा का भी रिवर्स हुआ होगा। मतलब अब मैं उससे मिल सकता हूँ, उससे माफी मांग सकता हूँ। इस वक्त उसकी आंखों में नेहा के लिए एक जुनून, एक पागलपन देख रहा था। नेहा को अपना बनाने का जुनून।
वैराग्य बोला, इस पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जान दूंगा वाइफी, इस बार मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहोगी। फिर अचानक ही उसके मन में कोई ख्याल आया और वैराग्य के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वैराग्य मन ही मन सोचा, जैसे मुझे मेरे पिछली बार की सारी यादें याद है, कहीं नेहा को भी तो ये याद नहीं। अगर ऐसा हुआ तो नेहा कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं नेहा को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। वैराग्य अभी यह सब सो ही रहा था कि उसके रूम का दरवाजा खुला और उसके मम्मी पापा कमरे में इंटर हुए। वैराग्य की मम्मी वैराग्य के पास आकर उसके माथे को छूकर देख रही थी, कहीं वैराग्य को बुखार तो नहीं आया, क्योंकि आज मेरा आगे बहुत देर तक सो रहा था और ब्रेकफास्ट के लिए गया था, इसलिए वैराग्य की मम्मी पापा को वैराग्य की चिंता हो रही थी। वैराग्य को अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। उससे याद आ रहा था कि शनाया ने उसके मॉम डैड की जान ली थी। यही सब सो के वैराग्य की आंखें नम हो गई। वैराग्य के मॉम डैड वैराग्य की नम आंखों को देखकर डर गए थे, क्योंकि वैराग्य इतना इमोशनल कभी नहीं होता था। वो दोनों जल्दी वैराग्य को गले लगा लिया और वैराग्य की मम्मी वैराग्य से पूछी, क्या हुआ बेटू, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? अपने मॉम के मुंह से अपने लिए बेटू सुनकर वैराग्य को अपने दिल में सुकून महसूस हुआ। मेरा आगे नहीं, जल्दी ही अपनी आंखों की नमी को हटा हल्की स्माइल से अपनी मॉम डैड की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया था। टवेरा की मॉम बोली, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो, जो तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और वैराग्य के माथे पर किस करके उसके रूम से बाहर चली गई। वैराग्य के डैड भी वैराग्य का माथा सहलाकर ब्रेकफास्ट करने का बोलकर वैराग्य के कमरे से बाहर चले गया। बैराज अपने मॉम डैड को अपने रूम से बाहर जाता देख जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला और खुद को शीशे में देखकर बोला, इस बार मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और शीशे में देख बड़े डरावनी तरीके से बोल, वैराग्य सिंह शेखावत अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। और वह फ्रेश होने लग गया। दूसरी तरफ एक मध्यवर्गीय घर, जो ना दिखने में ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा, वह घर दिखने में बहुत सुंदर था। इस घर के एक रूम में एक बहुत प्यारी सी 4 साल की बच्ची बेड पर सो रही थी, जो किसी मॉम की गुड़िया की तरह देख रही थी। तभी कोई उससे रूम में एंटर करता है। वह दिखने में उससे छोटी लड़की के माता पिता लग रहे थे। वह दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं और बेड की तरफ चले जाते हैं। वह औरत उसे बच्ची को आवाज लगाते हुए कहते हैं, गुड़िया उठ जाओ, कितना सो रही हो, देखो सुबह हो गया। लेकिन वह लड़की अपना करवट बदल कर सो गई। ये देख उसे लड़की के पिता बोले, रुको मैं उठाता हूँ। लड़की के पिता ने लड़की के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, लाडो उठ जाओ, देखो सुबह हो गया है। अपने पिता की आवाज सुन वह लड़की नींद में ही कसमसाते हुए अपने पिता की गोद में सर रखकर फिर सो जाती है। ये देख लड़की के माता पिता हल्का मुस्कुरा देते हैं। तभी लड़की अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें एकदम किसी हिरनी की तरह बहुत सुंदर थी। हंसने से उसके गालों पर बहुत सुंदर डिंपल पड़ते थे। उसे लड़की के माता पिता ने उसे उठा देखकर, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए अपने पापा से कहती है, हाँ पापा जा रही हूँ, और बोलकर भागकर वॉशरूम में घुस गई। ये देखकर उसके माता पिता अपना सर ना में हिलाकर रूम से बाहर निकाल जाते हैं। वह वॉशरूम जाकर खुद को शीशे में देखती है और खुद से बोलता है, ये वैराग्य कौन है? जी हाँ यार, कोई नहीं, नेहा थी, इसका भी रिबीर्थ हुआ था।
अब नेहा फ्लैशबैक में चली जाती है कि कैसे वह रात में अचानक से बेड में उठकर बैठ गई थी, जैसे उसने बहुत डरावना सपना देखा हो, और बोली यह क्या था और वह सपने में कौन मेरा दिल निकल रहा था। 6 कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अब आगे नेहा खुद मिरर में देख के सोच ही रही थी कि तभी उसकी मम्मी की आवाज आए, गुड़िया जल्दी से आओ और ब्रेकफास्ट करो, फिर घूमने जाना है। तभी नेहा को याद आया कि आज तो संडे है, तो उसने आपने मम्मी पापा में एम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद की थी। तो वैराग्य से अपना ध्यान हटा देती है, क्योंकि उसे लगा उसे कोई डरावना सपना आया होगा। अब 4 साल की बच्ची इन सब चीजों में ध्यान कितना ही देती। उसका दिमाग भी तो बच्चों वाला न, क्योंकि अब रिबर्थ ही बच्ची बनकर हुई है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। नेहा जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली गया और आपने मम्मी पापा के साथ ब्रेकफास्ट करके उसकी मम्मी उसको रेडी करने चली गई। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। वर्मा फैमिली फीमेल लीड फैमिली इंट्रोडक्शन। नेहा के मम्मी पापा ने भागकर शादी की थी और घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और घर से निकाल दिया। और नेहा के पापा एक टीचर थे, तो उनका उस टाइम ट्रांसफर शिमला में सबसे बड़े स्कूल एस जेवियर स्कूल काल्पनिक नाम में हुआ था, तो वह नेहा की मम्मी के साथ शिमला शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं था कि नेहा की मम्मी को मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मे बी रिच फैमिली से ही बिलोंग करते थे, पर दोनों फैमिली बीच दुश्मनी के कारण दोनों फैमिली ने नेहा के मम्मी पापा की शादी को नहीं माना। पहले दोनों फैमिली अच्छी दोस्त थे, पर कुछ गलतफहमियों का कारण दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई और दुश्मनी का कारण हमें आगे पता चलेगा। हर्षद वर्मा, नेहा के पिता, यह एक बहुत अच्छे टीचर हैं और यह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। यह एक सरल और नर्म दिल के इंसान है जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बाकी बाहर वालों के लिए ये किसी शैतान से काम नहीं। इनकी उम्र अभी 35 साल है, पर दिखने में ये भी 25-26 साल जैसे दिखते हैं। इनकी आंखें हरी है, पर यह अपनी आंखों पर लांसेस लगा कर रखते हैं, क्योंकि यह कहीं भी जाते हैं तो हर कोई सिर्फ इन्हें देखता रहता है और इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बना रहता है, इसलिए ये सब चीज से तंग आकर अपनी आंखों पर लांसेस लगते हैं। हंसिका हर्षद वर्मा, नेहा की मम्मी, यह एक सुंदर, सुशील, संस्कारी और नर्म दिल की महिला है। इनकी उम्र महेश 28 साल है, पर यह देखते 18 साल की बच्ची जैसी लगती है। यह दिखने में बहुत सुंदर है। पहले बहुत अच्छी जॉब करती थी, बट अपने बेटी के होने के बाद इन्हें लगा यह अपनी बेटी अच्छे से ध्यान नहीं रख रही है, इसलिए इन्होंने अपनी आई जॉब छोड़ दी और हाउसवाइफ बनाकर घर पर अपनी बेटी का देखभाल करने लगी। नेहा वर्मा, फीमेल लाड, यह अपने मम्मी पापा की लाडली, दिखने में बहुत सुंदर, एकदम मॉम की गुड़िया जैसे। इनका गोल मुंह, हंसने से उनके गालों पर डिंपल पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जो उसके पापा की तरह हरी थी और सुंदर, एकदम अपनी माँ के जैसे। पर है शैतानों की नानी, हमेशा किसी किसी को परेशान करती रहती है। परेशान नहीं करने से इनका खाना नहीं पचता है। मेल लीड फैमिली इंट्रोडक्शन। हर्षवर्धन सिंह शेखावत, वैराग्य के दादाजी। इनकी उम्र 65 है, दिखने में बहुत सख्त मिजाज के, पर अपने परिवार के लिए उतना ही नर्म दिल। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने ही शेखावत कंपनी की नींव रखी थी। इनके 2 बेटे हैं, वसुंधरा हर्षवर्धन सिंह शेखावत, वैराग्य की दादी। इनकी उम्र 61 है, पर दिखने में 55 की लगती है। चेहरे में एक अलग ही तेज दिखता है। ये बहुत सरल स्वभाव और दयालु महिला है और यह अपने पोते से बहुत प्यार करती है। इन्होंने सारे जिम्मेदार वैराग्य की मां को सौंप दिया है, पर घर में इनकी ही चलती है। ये घर की लेडी बॉस है। बड़ा बेटा वेदांश सिंह शेखावत, वैराग्य के पापा। इनकी उम्र 35 है, पर दिखने में अभी भी 25-30 के लगते हैं। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और यह शेखावत कंपनी के सीईओ है। ये घर वालों के लिए ही नर्म दिल के हैं, बाकी बाहर वालों के लिए किसी डेविल से काम नहीं। वैराग्य इन्हीं पर गया है। वेदिका देवांश सिंह शेखावत, वैराग्य की मम्मी। इनकी उम्र अब 30 वर्ष की है, दिखने में बहुत सुंदर। यह बहुत अच्छे दिल की और दयालु महिला है। ये सब की मदद करती है। इनका एक एनजीओ है जो यह उनकी सासू माँ और उनकी देवरानी मिलकर चलते हैं। इनके 2 बेटे और एक बेटी है। देवांश सिंह शेखावत, वैराग्य के चाचा।
इनकी उम्र अभी 33 वर्ष है। ये बहुत मजाकिया किस्म के आदमी है। ये भी अपने भाई की बिजनेस में मदद करते हैं और इनका खुद का होटल बिजनेस है। देविका देवांश सिंह शेखावत वैराग्य की चाची। इनकी उम्र 30 साल है। ये और वैराग्य की मां जुड़वा बहनें थी, पर दिखती अलग अलग है। इनका स्वभाव उनकी बहन से अलग। इन्हें घर में सब मुंहफट बोलते हैं, क्योंकि इसके मुंह में जो आता है वो उनके मुंह में बोल देती है, पर दिल की बहुत अच्छी है। इनका एक बेटा और एक बेटी है। वैराग्य सिंह शेखावत मेल लीड। इनकी उम्र अब 10 साल है। वंश सिंह शेखावत वैराग्य का भाई। वंशिका सिंह शेखावत वैराग्य की बहन। वंश और वंशिका जुड़वा है। इनकी उम्र अभी 5 साल है। दंश सिंह शेखावत वैराग्य के चाचा चाचा के बेटे। इनकी उम्र 9 साल है। सिद्धि सिंह शेखावत वैराग्य के चाचा चाची की बेटी। इसकी उम्र अभी 3 साल है। 7 एम्यूजमेंट पार्क। अब आगे। हंसिका जी नेहा को तैयार करने के लिए उसके रूम ले गई और उसके लिए कपबोर्ड में ड्रेस देखने लगी, तो उन्हें एक वाइट कलर का जंपसूट अच्छा लगा। उन्होंने वह जंपसूट नेहा को दिखा के बोल, गुड़िया ये कैसा है? तो नेहा बोली, माँ मुझे यह अच्छा लग रहा है। तो हंसिका जी खुश हो गई, क्योंकि उन्हें भी यह जंपसूट अच्छा लगा था। उन्होंने नेहा को जल्दी से वह जंपसूट पहन के रेडी किया और उसके बालों पर छोटे छोटे क्लिप लगा दिए, जिससे नेहा और खूबसूरत दिख रही थी। ऊपर से उसके चब्बी चीक्स जो नेचुरल रेड थे। फिर हंसिका जी ने भी एक सुंदर सा शिफॉन का साड़ी पहन लिया। वह साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह अपने बाल ठीक कर ही रही थी कि तभी रूम में हर्षद जी आए। उन्होंने आकर नेहा को जाकर देखे और बोले, लाडो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो नेहा बोली, थैंक यू पापा। और नेहा बोली, पापा आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो हर्षद जी बोले, मेरी लाडो, और उसे गाल पर किस कर लिए। तभी हंसिका जी अपना गला साफ करते हुए बोली, कोई हमें भी देख लो, हम कैसा लग रहे हैं। तो हर्षद जी और नेहा हंसिका जी की तरफ देखने लगे। हंसिका की वाक्य में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो हर्षद जी उनके पास जाकर बोले, आप बहुत अच्छी लग रही हैं स्वीटी, और उनके माथे को चूम लिया। तभी नेहा भी हंसिका जी के पास आकर उनके पैरों से लिपट गई और अपने मम्मी पापा को देखने लगी। हंसिका जी और हर्षद जी अपने में ही खोए हुए थे कि हंसिका जी को अपने पैरों में भार महसूस हुआ। तो हंसिका जी अपना सर नीचे करके देखी तो नेहा उनसे लिपटी हुई थी। नेहा हंसिका जी को अपनी तरफ देखता पाकर अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर दी, तो हंसिका देने में हंस के उसे अपनी गोद में ले लिया। तो नेहा बोली, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मम्मी, और हंसिका जी के गाल पर किस कर दी। तो हंसिका जी ने भी हंसकर अच्छा कहा। फिर नेहा ने एक हाथ हंसिका जी के गले में डालकर, और जो हर्षद जी हंसिका जी के पास ही खड़े थे, नेहा ने एक हाथ उनके गले में डाल लिया और दोनों के गालों पर किस करके नेहा बोली, आई लव यू मम्मी पापा। तो हर्षद जी और हंसिका जी ने भी नेहा के दोनों गालों पर किस करके आई लव यू गुड़िया लाडो कहा। वह तीनों इस वक्त एक हैप्पी फैमिली की तरह दिख रहे थे। फिर तीनों वहां से एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। दूसरी तरफ वैराग्य जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चला जाता और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तो वेदिका जी वैराग्य को नाता सर्व करके देती है। वैराग्य ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में आ जाता है, तो को देखता है पूरी फैमिली साथ बैठकर बात कर रही थी और बच्चे वहीं पे बैठकर खेल रहे थे। तो वैराग्य भी वहीं पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि पिछले जन्म में उसने सनाया को दोस्त बनाकर सब बर्बाद कर दिया था। तभी उसने सुना कि उसके फैमिली कहीं फैमिली टूर पर जाने की बात कर रहे हैं गर्मी की छुट्टी में। फिर से भी फाइनल करते हैं कि वह शिमला घूमने जाएंगे छुट्टियों में। क्योंकि आज संडे था तो किसी को कोई काम नहीं था, इसलिए सब बातें करने और वैराग थोड़ी देर बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है। वैराग्य रूम में इंटर करके औंधे मुंह बेड पर लेट जाता है और नेहा को याद करने लग जाता है। मेरा मन में सोचता है, सबसे पहले मुझे अपने वीफी को ढूंढना पड़ेगा।
क्योंकि पिछली बार वैराग्य ने नेहा की इन्फॉर्मेशन नहीं निकली थी उसे, तो शनाया ने नेहा की इन्फॉर्मेशन ला कर दी थी जिसमें नेहा के बारे में सब उल्टा सीधा लिखा। और वैराग्य सुनाया पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने वह इन्फॉर्मेशन सही समझी, और यही वैराग्य के लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि नेहा कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, यह सभी ख्याल है उसके मन में आ रही थी, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी नेहा को अपने पास लाना था, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं नेहा की लाइफ में कोई दूसरा लड़का ना आ जाए। इसी तरह दिन बीत जाता है और रात को सब डिनर करके सो जाते हैं, क्योंकि कल सबका स्कूल था। दूसरी तरफ एम्यूजमेंट पार्क, नेहा और उसके पेरेंट्स एम्यूजमेंट पार्क जाकर बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारे राइड भी लेते हैं और बाहर के ही रेस्टोरेंट में डिनर करके घर आ जाते हैं। सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि कल नेहा को स्कूल भी जाना था। अगली सुबह नेहा को आज फिर से वही सपना आया था जिसमें वैराग्य ने उसका दिल निकाला था, पर उसने ये डरावना सपना समझकर इग्नोर कर दिया। और तो छोटी सी बच्ची यह सब क्या ही जानती होगी। नेहा डाइनिंग टेबल घर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसके पापा साइड में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़कर चाय की चुस्की ले रहे थे, और उसकी मम्मी किचन में उसके लिए गरम गरम आलू के पराठे बना रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद नेहा के पापा नेहा को लेकर किंडरगार्टन और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि नेहा जहां पर हर्षद जी पढ़ते थे वही स्कूल के किंडरगार्टन में पढ़ती थी, नेहा ने अपनी मम्मी को बाय किया और हर्षद जी के साथ किंडरगार्टन के लिए निकल गई। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे रिच फैमिली शेखावत फैमिली, सभी बच्चे और बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर सभी बच्चे गाड़ी से निकाल गए, और जैसे हाय सभी ने सामने की और देखा, उनका मुंह हाय बन गया। और वैराग्य के चेहरे पर तो गुस्सा देखा जा सकता था। सभी बच्चों ने सामने क्या देखा जो सबका मुंह बन गया, और वैराग्य के चेहरे पर गुस्सा क्यों आया, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। प्लीज एवरीवन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज 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 प्लीज। बाय बाय, राधे राधे। राधा रानी आप सबके विश पूरी करें। दिल वन, दिल 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 वन। चैट गरिमा सिंह न्यू एंट्री, नए दोस्त। अब आगे सारे बच्चे गाड़ियों से उतरते हैं तो सामने देखते हैं शनाया भी अपनी गाड़ी से उतर रही होती है और वैराग्य की तरफ आ रही होती है। ये देखकर तो वंशिका और सिद्धि का मुंह ही बिगड़ जाता है, क्योंकि उन्हें शनाया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और दंश और वैराग्य बिना किसी भाव के शनाया के देख रहे होते हैं। दंश का बिहेवियर भी वैराग्य की तरह थी, उसे भी जल्दी किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था। वो सभी आगे बढ़ जाते हैं तो शनाया जल्दी से आकर वैराग्य के सामने आ जाती हैं। ये देखकर वैराग्य की आंखें करथोड़ हो जाती हैं। शनाया उसकी आंखें देख एक पल के लिए डर जाती है, फिर बहुत मुश्किल से अपने होंठों पर मुस्कान लाए वैराग्य को गुड मॉर्निंग विश करती है। पर वैराग्य ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे शनाया वहां हो ही ना। ये देख शनाया जल्दी से वैराग्य का हाथ पकड़ने को खोजती है, तो वैराग्य शनाया का हाथ झटक देता है और अपने से दूर धकेल देता है। ये देख आसपास जितने भी बच्चे स्कूल में इंटर कर रहे थे और आसपास जितने भी बच्चे थे सब शनाया को देख हंसने लग गए। ये देखकर शनाया की आंखों में गुस्सा भर गया और वह वैराग को गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरा हाथ क्यों झटका, हम तो दोस्त हैं ना। शनाया को अपने से ऊंची आवाज में बात करते देखा वैराग्य की आंखों में गुस्सा भर गया, और वैराग अपनी कठोर आवाज में बोला, मैंने तो कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना, तुम ही आ जाती हो मेरे पीछे पीछे। और आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद कभी भी मेरे पीछे आई तो तुम्हारा वह हाल करूंगा कि जिंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और गुस्से से दंश के साथ अपने क्लास की तरफ चला गया। वंशिका और सिद्धि भी उसे एक नज़र देख अपने क्लास की तरफ चले गए। हेलो गाइस, मैं अभी बहुत बड़ी चेंज करने जा रही हूं। मैंने वंशिका की आगे 5 साल को हटाकर 7 साल रख दिया है। दंश डांस की एज बढ़कर 10 साल कर दी गई है, क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो जा रहा था।
वैराग्य और वंश अभी 6th स्टैंडर्ड में थे और वंश और वंशिका अभी 2 में पढ़ रहे थे और सिद्धि अभी किंडरगार्टन में थी। और मैं आप सभी को बता दूं, शनाया अभी 5th स्टैंडर्ड में है। पर बाद में उसने अपने पेरेंट्स को बोलकर वैराग्य के क्लास में ले लिया था पिछले जन्म में, इसलिए उसे टाइम वैराग्य और शनाया साथ में पढ़ रहे थे। वंश और वंशिका सिद्धि को उस क्लास छोड़कर अपने क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। सभी बच्चे अपने क्लास अटेंड करने लग जाते हैं क्योंकि सभी का नया सेशन स्टार्ट हुआ था और आज उन सभी का फर्स्ट डे था। उधर शनाया को अभी वैराग्य के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैराग्य ने उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी थी। शनाया मन ही मन बोली, कब तक भागोगे मुझे से, आखिर आना तुम्हें मेरे ही पास है और कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर शनाया डेविल स्माइल करके अपने क्लास की तरफ चली जाती है। लेकिन शनाया को यह नहीं पता नहीं था कि उसकी यह सभी चाल इस बार कोई कम की नहीं आने वाली है क्योंकि वैराग सब पहले से जानता है। दंश और बैरागी जैसा ही अपने क्लास में इंटर करते हैं, कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वैराग्य की आंखें कठोर हो गई क्योंकि ऊपर से शनाया ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया था, पर वैराग्य ने जैसे ही सामने वाले शख्स का चेहरा दिखा तो उसकी आंखें नर्म पड़ गई क्योंकि सामने यार कोई नहीं, वैराग्य और दंश का सबसे अच्छा दोस्त विराट खड़ा था। विराट, क्या हुआ भाई, ऐसी सड़ी हुई शक्ल बनाकर कहां से आ रहा है? और मुंह दबा के हंसने लगता है क्योंकि उसने बाहर का सारा सीन देख लिया था। वही वैराग उसे हंसते हुए देखकर सब समझ जाता है कि विराट ने बाहर सब कुछ देख लिया है, फिर भी उसके सामने नौटंकी कर रहा था। ये देखकर वैराग्य अपना सरना हिलाकर क्लास के अंदर इंटर हो जाता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। उसकी नौटंकी देख दंश को भी हंसी आ जाती है। फिर विराट और दंश जाके वैराग्य के अगल बगल बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही क्लास में टीचर आ जाते हैं। उसके बाद तीनों क्लासेस अटेंड करने लग जाते हैं। चलिए आप सबको अब विराट का इंट्रोडक्शन देते हैं। विराट सिंघानिया खानदान के सबसे बड़े बेटे। इनका एक भाई भी है जो वंश और वंशिका के एज का है, वह भी वंश और वंशिका के साथ एक ही क्लास में पढ़ता है। उसका नाम विराट सिंघानिया है। ये सिंघानिया खानदान के छोटे बेटे हैं। सिंघानिया खानदान भी मुंबई में सबसे रिच फैमिली में से एक फैमिली थी। सिंघानिया और शेखावत फैमिली बहुत क्लोज है। एक के बाद एक क्लासेस अटेंड करने के बाद अभी लंच ब्रेक हुआ था, इसीलिए तीनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ शिमला नेहा हर्षद जी के साथ स्कूल पहुंच जाती है। हर्षद जी नेहा को उसके क्लास छोड़कर स्टाफ रूम की तरफ चले जाते हैं। नेहा जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और बुक्स निकलने लगती है कि तभी कोई पीछे से आगे उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। ऐसा होते ही नेहा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह इसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए बहुत प्यार से कहती है इशी। तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी खड़ी हो जाती है और कहती है, निशी तू मुझे हमेशा पहचान जाती है। तो नेहा बोलती है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। फिर वह लड़की भी जाकर नेहा के बगल में बैठ जाती है और वह भी अपने बुक्स निकलने लग जाती है। तो लिए इसका भी इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। यह है नेहा के सबसे अच्छी दोस्त गरिमा सिंह। ये भी दिखने में बहुत खूबसूरत, भूरी आंखें, गोल चेहरा, हंसने से एक साइड डिंपल पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर यह भी बहुत सुंदर दिखती है। यह एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी उनके क्लासरूम में टीचर इंटर करती है और उनके पीछे पीछे एक उन्हीं की एज का बच्चा क्लासरूम में इंटर करता है। टीचर सभी को अटेंशन बोलकर अपनी तरफ देखने का कहकर उसे बच्चे का इंट्रोडक्शन देती है। टीचर सबको बताती है कि यह न्यू एडमिशन है और बताती है कि इस बच्चे का नाम देविक रॉय है और सभी को उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बोलते हैं। देवी दिखने में बहुत हैंडसम दिखता था, कई गहरी आंखें, जोर से और भी अच्छा बनाती थी। यह एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर टीचर देविक को सीट पर जाकर बैठने के लिए बोलती है तो देव देखा है नेहा और गरिमा के पीछे बेंच पर कोई एक गोल चश्मे वाला लड़का अकेले बैठा हुआ है, तो देविक जाकर उसके साथ बैठ जाता है। फिर टीचर क्लास स्टार्ट कर देती है। टीचर अपना क्लास लेकर क्लास से बाहर चली जाती है।
टीचर के क्लास से बाहर जाते ही दैविक अपने साथ बैठे बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चा बहुत क्यूटली बोलता है, शिवांश राठौर। शिवांश भी देखना बहुत सुंदर था, पर उसके चश्मा के कारण उसकी सुंदरता किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर एक के बाद एक क्लास करने के बाद उनका लंच ब्रेक हो जाता है और वह सब अपना अपना टिफिन निकाल के अपने अपने डेस्क के ऊपर खकर लंच करने लग जाते हैं। नेहा और गरिमा अपना लंच बॉक्स खोलकर देखी है तो नेहा की मम्मी ने नेहा को आलू के पराठे दिए थे और गरिमा पास्ता लाई थी। नेहा के लंच बॉक्स खोलते ही आलू पराठे की खुशबू उनकी उसके पीछे बैठे हैं दैविक और शिवांश स्मेल आती है और दोनों के मुंह में पानी आ जाती है और गरिमा के मुंह से भी पानी आ जाती है। गरिमा बोलती है, वाह तुम आलू के पराठे लाए हो, मुझे भी खाने हैं, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद। तो नेहा गरिमा को भी एक आलू का पराठा दे देती है और गरिमा भी नेहा के साथ अपना पास्ता शेयर करती है। नेहा एक बाइट खाने को होती है कि भी उसकी नज़र दैविक और शिवांश पर जाती है जो अपनी ललचाए आंखों से आलू पराठे की ओर देख रहे थे। ये देखकर नेहा उनके आगे अपना टिफिन कर देती है और बोलती है, क्या तुम्हें भी आलू के पराठे खाने हैं? मेरी मम्मी बहुत बहुत टेस्टी आलू के पराठे बनती है। नेहा को आगे से होकर आलू पराठे का ऑफर देता देखकर दैविक और शिवांश कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह भी एक एक पराठा उठा लेते हैं। वह तो अच्छा हो नेहा की मम्मी का जो उन्होंने 4 पराठे दिए थे, इसलिए सभी का हो गया। नेहा अपना हाथ आगे करके बोलती है, माय नेम इज नेहा वर्मा और यह मेरी फ्रेंड गरिमा सिंह। नेहा अपना और अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देख उनसे हंदशके करती है। वह दोनों भी इन दोनों के साथ कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। वो चारों बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। फिर वे चारों मिलकर अपना अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं। ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। चारों एक दूसरे को भाई करके अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं और ऐसे ही आज का दिन भी बीत जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैराग और सभी बच्चे घर आ गए थे और फ्रेश होने के लिए चले गए थे। फिर सब हाल में बैठकर टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और इसी तरह आज का दिन बीत जाता है। 9th समर वेकेशन अधूरी मुलाकात। अब आगे इसी तरह सभी का दिन बीतने लग गया। इसी बीच शनाया ने वैराग्य से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर बैरागी ने उसे कोई घास नहीं डाला था, क्योंकि वैराग्य शनाया का इस मासूम चेहरे के पीछे का असली चेहरा जानता था। इसीलिए वैराग्य उसे खुद के आसपास में भी भटकने नहीं देता था, क्योंकि वह इस बार किसी भी हालत में वैराग्य नेहा के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। उसे बस नेहा का नाम पता था, क्योंकि पिछली बार शनाया ने नेहा की झूठी इन्फॉर्मेशन बनाकर दी थी। इसलिए उसे नेहा का होमटाउन कहाँ है वह पता नहीं था। इसलिए मेरा आगे जल्दी से जल्दी अंडरवर्ल्ड पर अपने कदम रखने वाला था, ताकि वहां के सोर्सेस से नेहा का पता लगा पाए। देखते देखते दिन बीत गए, महीने बीत गए। अब सभी बच्चों को स्कूल से समर वेकेशन की छुट्टी मिल गई थी। सभी शिमला के लिए पैकिंग करने लग गए। रात का वक्त, शेखावत मशन, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। कभी हर्षवर्धन जी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सबकी पैकिंग हो गई है ना? कल सुबह हमें निकालना है। हर्षवर्धन जी की बात सुनते ही वंशी और सिद्धि ने चिल्लाते हुए यस कहा और सभी बड़ों ने भी अपना सर हमें हिला दिया। उन तीनों की एक्साइटमेंट देखकर सभी मुस्कुराते हुए अपना सर नामे दिला दिए। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम सोने के लिए चले गए। वैराग्य का रूम। बैराग इस वक्त बालकनी में खड़ा चांद को निहार रहा था। हालांकि वह अभी 10 साल का था, पर उसने 28 साल तक अपनी जिंदगी जी थी। वैराग्य चांद को निहारत हुए नेहा के बारे में सोच रहा था। उसे उसकी मासूम चेहरा याद आ रहा था जो उसके लिए शादी के बाद खाना बनाती थी, पर वैराग्य कभी उन खानों को हाथ तक नहीं लगता था। मेरा कभी मीटिंग के लिए अगर कभी लेट हो जाता तो अकेले लिविंग हॉल में बैठकर उसका इंतजार करती। फिर भी वैराग्य कभी भी नेहा के ऊपर ध्यान नहीं देता था। वैराग्य चांद को देखकर बोला, कहाँ हो तुम वाइफी? क्या तुम ठीक होगी? फिर खुद की बातों के ही सुनकर उसके चेहरे पर एक कड़वे मुस्कान आ गई और खुद से ही बोला, मुझसे दूर रहकर ही तो तुम ठीक हो।
फिर अंदर जाकर बेड पर लट गया और नेहा के बारे में सोते सोते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सब अभी गाड़ी पर बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देरी में वह सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए और अपने प्राइवेट पैर में बैठकर शिमला की ओर उड़ान भर दिए। दूसरी तरफ शिमला, यहाँ पर भी नेहा और उसके दोस्त को समर वेकेशन के लिए छुट्टी मिली थी और इन कुछ महीनों में नेहा, गरिमा, दैविक और शिवांश की बहुत अच्छे दोस्ती हो गई थी। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। नेहा की फैमिली इस बार कश्मीर समर वेकेशन घूमने के लिए जाने वाले थे और उनके साथ उसके फ्रेंड्स भी जाने वाले थे अपनी फैमिली के साथ, और सभी की फ्लाइट दोपहर में थी। नेहा का घर हंसिका जी अभी पैकिंग कर रही थी और उनकी हेल्प हर्षद जी कर रहे थे। नेहा इस वक्त अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रही थी। नेहा गरिमा को प्यार से इशी बोलती थी और गरिमा नेहा को प्यार से निशी बोलती थी, और उन चारों की फ्रेंडशिप होने के बाद दैविक और शिवांश भी दोनों को प्यार से इसी और निशी बोलते थे। और गरिमा और नेहा ने मिलकर दैविक और शिवांश के भी निकनेम रख दिए। तो अब से हम दैविक को हम देव बोलेंगे और शिवांश को हम शिव बोलेंगे। नेहा अपने सभी फ्रेंड से बोली, इशी, देव, शिव, तुम सभी की पैकिंग हो गई? तो शिव बहुत एक्साइटमेंट पर बोला, हाँ हो गई। ईशा और देव ने भी हाँ बोल। तभी ईशा एक्साइटमेंट में बोली, कितना मजा आएगा ना, सब फ्रेंड साथ में घूमेंगे। तो देव एक साइड में येस बोला। फिर सभी फ्रेंड्स रेडी होने का बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए। कुछ घंटे बाद नेहा भी अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई। नेहा अपने फ्रेंड्स को इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी दूर से ही उसे उसके सभी फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ खड़े थे, तो नेहा उनका नाम चिल्ला के उनकी तरफ दौड़ लगा दी। तेरे पीछे से हर्षद जी और हंसिका की एक साथ चलाकर बोले, आराम से वरना गिर जाओगे। नेहा भी चिल्लाकर बोली, नहीं गिरूंगी मम्मी पापा। नेहा दौड़ी अपने फ्रेंड के पास। दौड़ते हुए अपने फ्रेंड के पास जा ही रही थी कि अचानक से इसका एक बच्चे के साथ टक्कर हो गया, पर नेहा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। सॉरी बोलकर अपने फ्रेंड्स के तरफ दौड़कर चली गई और नेहा के पेरेंट्स भी उनके पास पहुंच गए। उनके फ्लाइट में थोड़ा टाइम था तो वो सब बात करने लग गया। तो वही नेहा अभी जिस बच्चे की टकराई थी वो कोई और नहीं वैराग्य था। वैराग्य उस तरफ देखने लगा जिधर नेहा गई, पर उसे नेहा की खाली पीठ दिखाई दे रही थी। वैराग्य ने अपना सिर झटका और अपनी फैमिली का तरफ चला गया। अभी थोड़ा देरी पहले ही उनका प्राइवेट जेट लैंड किया था और पता नहीं क्यों वैराग्य को बेचैनी हो रही थी, जैसा कोई उसका अपना उसके पास हो। इसलिए वह वॉशरूम की तरफ गया हुआ था और आते वक्त नेहा से टकरा गया, पर उनके अधूरी मुलाकात अधूरी ही रह गई। थोड़ी देर बाद नेहा के पेरेंट्स और सबकी लाइट के अनाउंसमेंट आई तो वह भी अपनी फ्लाइट की ओर चले गए और थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट ने भी टेक ऑफ कर लिया। वही वैराग्य और उसकी फैमिली एयरपोर्ट के बाहर अपने गाड़ियों के पास जाकर बैठकर अपने विला की ओर निकल गए, क्योंकि उनका शिमला में भी एक बहुत बड़ा विला था। थोड़ी देर में वह अपने विला पहुंच गए और सभी लिविंग हॉल में लगे सोफे पर जाकर पसर गए। तभी सभी को सिद्धि की एक्साइटमेंट भारी आवाज सुनाई दी जो सभी से कह रही थी। सिद्धि बोली, आप सभी को पता है आज मैं एयरपोर्ट में बहुत ही सुंदर लड़की को दिखा, और पता है उसकी आंखें ना ग्रीन ग्रीन थी, वह बहुत क्यूट दिख रही थी। अगर मैं लड़का होती ना तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेती। और ब्लश करने लग गई, क्योंकि सिद्धि को सुंदर लोग बहुत ही पसंद थे, इसलिए वैसा बोल रही थी। उसके बाद सुनकर सभी अपना सर नामे हिला दिए, जैसा कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। पर वैराग्य तो एक ही जगह पर अटका हुआ था। ग्रीन ग्रीन आंखें। उसे नेहा की ग्रीन आंखें याद आ गई और उसका आज एयरपोर्ट पर बेचैन होना उससे लग रहा था जरूर नेहा भी एयरपोर्ट में होगी, क्योंकि ऐसा बेचैनी उसे नेहा के आसपास ही होती थी। उसके मन में ख्याल आया, क्या नेहा शिमला में रहती है? और फिर मन ही मन बोला, अगर ऐसा है तो मैं नेहा को जल्दी खोज लूंगा और अपने पास रख लूंगा, क्योंकि मैं इस बार नेहा को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था।
थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने रूम फ्रेश होने के लिए और डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए क्योंकि कल सोनी घूमने जाना था। उधर नेहा भी रात तक कश्मीर पहुंच चुकी थी और सभी लोग एक होटल में ठहरे थे। और यह होटल वैराग्य के चाचा देवांश का था। सभी लोग देर करके सोने के लिए चले गए थे, वे लोग भी कल से घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या वैराग्य को नेहा मिलेगी या नेहा की लाइफ में कोई और आ जाएगा? जाने के लिए मेरी कहानी को पढ़ते रहिए। बाय बाय, राधे राधे। दिल वन दिल वन दिल वन दिल। 10-15 साल बाद। हेलो गाइस, आज मैं आपको नेहा के बेस्ट फ्रेंड्स का पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। गरिमा के पेरेंट्स। गौरव सिंह गरिमा के पापा। ये सिंह कॉरपोरेशन के सीईओ है। ये स्वभाव से बहुत नर्म दिल के इंसान है। गौरी सिंह इक्वल्स गरिमा की मम्मी। ये एक हाउसवाइफ है। दैविक के पेरेंट्स। विकास रॉय इक्वल्स दैविक के पापा। ये रॉय कॉरपोरेशन के सीईओ है। अंबिका विकास रॉय दैविक की मम्मी। ये पेशे से एक वकील है। शिवांश के पेरेंट्स। शिवाय राठौर शिवांश के पापा। ये राठौर कॉरपोरेशन के सीईओ है। विशाखा शिवाय राठौर शिवांश की मम्मी। ये पेशे से गाइनोक्लोसिस्ट है। अब आते हैं कहानी पर। सभी लोगों ने समर वेकेशन पर बहुत मस्तियां की और घर लौट गए। उधर वैराग्य भी अपने फैमिली के साथ समर वेकेशन एंजॉय करके अपने घर लौट गया। इसी तरह दिन बीत गए। दिन कब महीना में बदल गया, महीने कब सालों में बदल गए, पता ही नहीं चला। पर इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। वैराग्य भी इस बीच अंडरवर्ल्ड में कदम रख चुका था। अंडरवर्ल्ड पर कलम रखते हैं वैराग्य ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर अपना दबदबा बना लिया था। वह बहुत पावरफुल हो गया था। सब उसे गॉडफादर के नाम से जानते थे और पूरे अंडरवर्ल्ड पर सिर्फ गॉडफादर का सिक्का चलता था। वैराग्य बहुत हार्टलेस हो गया था। उससे अंदर बस अपने फैमिली और नेहा के लिए इमोशन थे, बाकी दुनिया वालों के लिए वह एक डेविल से काम नहीं था। इस बीच शनाया ने उसके दिल में बहुत जगह बनाने की कोशिश की, पर वैराग्य ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। शनाया कभी भी वैराग्य के पास भोली बनकर आती तो वैराग्य हमेशा उसकी इंसल्ट करके उसे भगा दिया करता था, पर इतनी आंसर से आने के बाद भी शनाया उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह बस मौका तलाश रही होती है वैराग्य के पास जाने की, पर वैराग्य में कहाँ काम था। वैराग्य से मार सकता था, पर वह चाहता था कि नेहा इससे खुद सजा दे, इसलिए उसने अभी तक शनाया को कुछ नहीं किया। इस बीच वैराग्य ने नेहा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसे नेहा नहीं मिली। नेहा को ढूंढने के लिए उसने एक अलग ही टीम बना रखी थी और उसे टीम का नाम इनविजिबल टीम था, क्योंकि वह बिना किसी की नजरों में आए उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आ जाते थे। पर वह नेहा के इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस चीज में नेहा के पापा का बहुत बड़ा रोल है। उनके भी बहुत सारे राज हैं जो हमें आगे पता चलेंगे। दूसरी तरफ शिमला। इन बीते सालों में बहुत कुछ बदल गया था। बीते सालों में नेहा का एक भाई भी हुआ था जिनका नाम निहाल रखा गया था। उसकी आगे अभी 14 साल थी। नेहा और उसके दोस्त भी अब बड़े हो गए थे और बाकी लोगों के सामने नॉर्मल रहते थे, पर उनके अंदर भी कई राज दफन है। इन चारों ने भी अंडरवर्ल्ड में अपना कदम रख दिया था। नेहा ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी एक कंपनी खड़ी कर ली थी जो इस वक्त एशिया के टॉप 2 कंपनी में आती है। इसके बारे में सिर्फ नेहा के दोस्तों को और उसके पेरेंट्स को ही पता है। अस कंपनी का QI था। शिमला की इन हसीन वादियों में एक लड़की बहुत स्पीड बाइक चल रही थी। उसके पीछे उसके कुछ दोस्त भी थे। देखने से लग रहा था वह शायद बाइक रेसिंग कर रहे थे। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी एक कॉलेज के अंदर जाकर पार्किंग में रुकी। उसके पीछे उसके दोस्त भी अपनी गाड़ी पार्क करने लगे। जैसे ही उसे लड़की ने अपना हेलमेट उतारा, उसकी वह हरी आंखें चमक उठी। दिखने में वह लड़की किसी अप्सरा की तरह, गोल मुंह, पिंक लिप्स, कोई मिलकर वह लड़के बहुत हसीन थी। उसकी आगे लगभग 19-20 साल होगी। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई जो उसे लड़की से बोल रही थी, निशी तू आज भी जीत गई। जी हाँ यार, कोई नहीं, नेहा है और उसके दोस्त गरिमा, दैविक और शिवांश है।
गरिमा में बहुत खूबसूरत दिखती। और देव और शिव भी अभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग दिखते थे, बिल्कुल किसी सपनों के राजकुमार की तरह। कॉलेज की हर लड़की इन दोनों के सपने देखती है और लड़के हमारे इसी निशी की ग्रिंटंग आउट। नेहा और उसके दोस्त जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसे कॉलेज का नाम लुमिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था। मैं अभी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे, वह सभी पढ़ाई में बहुत तेज थे। नेहा और उसके दोस्त जल्दी से अपने क्लास की ओर चले गए क्योंकि वह लेट हो रहे थे। वैसे भी क्लास में इंटर होकर अपने सीट पर जाकर बैठ गए। तभी उनकी क्लास में टीचर के साथ प्रिंसिपल इंटर करते हैं। प्रिंसिपल को अपने क्लास में देखकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे कि प्रिंसिपल उनकी क्लास में क्यों आया है। सभी बच्चों को आपस में लगे देख प्रिंसिपल ने अटेंशन कहा तो सभी बच्चे अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ गए। प्रिंसिपल बोले, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, इस क्लास में जो भी होनहार बच्चे हैं हम सभी को मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज एपेक्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा आगे की पढ़ाई के लिए। यही सुन के सभी बच्चे एक्साइट हो गया और नेहा उसके दोस्त भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तभी प्रिंसिपल ने लिस्ट में से नाम अनाउंस किया, करण बंसल, अनामिका प्रधान। अनामिका की क्लास में नेहा और गरिमा से बहुत चलती थी, वह नेहा की तरफ देखकर एक जंग जीतने वाली मुस्कान दे दी। नेहा जैसे खुद में मुस्कुराता देख उसे एक वियर्ड लग दिया। तभी अनामिका जो इतनी देर से मुस्कुरा रही थी उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और अब नेहा और उसके दोस्तों के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, क्योंकि लिस्ट में उन चारों का नाम भी था। कुल मिलाकर उसके कॉलेज से 6 जनों को मुंबई भेजा जा रहा था, करण, अनामिका और नेहा, गरिमा, दैविक और शिवांश को। अनामिका भी पढ़ाई में अच्छी थी पर वह बहुत घमंडी थी, उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था। अनामिका देखने में एवरेज थी पर मेकअप करने से हूर की परी लगती थी, वह भी सिर्फ दूर से, वरना जो पास जाता था वह तो अच्छी से जानता था कि दूर से दिखती हूर की परी सामने से देखने से मेकअप से पुती हुई भूतनी लगती है। टीयर्स ऑफ जॉय। तो क्या नेहा और उसके दोस्तों के घर वाले उन्हें पढ़ने के लिए मुंबई जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं? क्या मुंबई में वैराग्य और नेहा का आमना सामना होगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। उद्धरण चिन्ह।